गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक फॉर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति के लेसन 4 को हम कवर कर रहे थे, जिसमें से हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें भारत के विदेश संबंधों के बारे में बताया गया था। दूसरे सेशन में मैंने आपको भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में बताया था, और इस सेशन में आपके साथ हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कवर करेंगे, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर 1962 मुख्य रूप से कवर की जाएगी। उसके बाद ताशकंद समझौता उसमें मुख्य रूप से डिस्कस किया जाएगा, और एक बात इसमें ये डिस्कस की जाएगी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को क्या क्या बातें प्रभावित करती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच क्या क्या मुख्य कारण हैं जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को इस तरह से बनाते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। इसके साथ ही 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर दोनों का, भारत का और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का जो मुख्य तौर पर कारण माना जाता है वो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति था। चलो, इसके बाद आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, और इनका विशेष संबंध इसलिए भी है क्योंकि इनका इतिहास साझा रहा है। जब ये दोनों देश आज़ाद हुए, अलग हुए, तो उससे पहले इनका इतिहास साझा था। इसलिए भी इनके संबंध जब हम डिस्कस करते हैं कि केवल हम ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह दोनों देश इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी टकराव के क्या क्या मुद्दे हैं। पहला कश्मीर की समस्या है, दूसरा जूनागढ़ व हैदराबाद की रियासत का मामला था, उसके बाद ऋण अदा करने का प्रश्न था, नदी जल बंटवारे का प्रश्न था। जब ये दोनों देश आज़ाद हुए तब ये मुख्य बिंदु थे जिन पर दोनों देशों का टकराव था। तो इनको हम एक एक करके लेंगे। तो कश्मीर की समस्या, स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी कोने पर एक देशी रियासत थी। जो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की स्थापना हुई, तो उस समय अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसमें 3 शर्तें भारत को भी, पाकिस्तान को भी और देशी रियासतों को भी 3 रास्ते दिए गए। देशी रियासतें चाहें तो वह पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या वह भारत में शामिल हो जाएं, या फिर वो स्वतंत्र रहकर अपना शासन चलाएं। तो इस बीच कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह, उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया कि मैं स्वतंत्र रहकर अपना शासन चलाऊंगा। परंतु यह बात पाकिस्तान को ठीक नहीं लगी। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को, देखो 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, 22 अक्टूबर 1947 को ही पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के जो पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा प्रांत है वहाँ के कुछ कबायली लोगों को प्रेरणा देकर और कुछ पाकिस्तान की सेना को प्रेरणा देकर राजा हरि सिंह पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह इस अकस्मात आक्रमण को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारतीय सरकार ने उनकी सहायता की, लेकिन एक शर्त रखी कि हम आपकी सहायता कर देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का आपको भारत में विलय करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पाकिस्तान इस तरह से नहीं रहने देगा। तो भारत की इस सहायता और इस शर्त को राजा हरि सिंह ने मान लिया और भारत का विधिवत विलय हो गया, और पाकिस्तान की सेनाओं को, कबालियों को भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया और उनको पीछे हटा दिया। परंतु इस बीच अक्टूबर का समय था, सर्दियां शुरू हो गई, पूरी तरह से भारतीय सेनाएं उनको वहां से ठंडे इलाकों में से, पहाड़ों में से खदेड़ने में कामयाब नहीं हुए। तो इस बीच कुछ इलाका, जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसको आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के नाम से जानते हैं। एक मैप के माध्यम से इसको हम आगे थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो फिर उसके बाद इस समस्या को
जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या पाकिस्तान ने जिसको आज़ाद कश्मीर कहा, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा था, भारत की सरकार ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध समाप्त कर दिया और इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए कि देखो पाकिस्तान ने नाजायज रूप से इस जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर अपना कब्जा कर रखा है। इस बीच जम्मू कश्मीर तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक गर्म मुद्दा है और भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर इसको लेकर युद्ध लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिसमें आप देखेंगे 1965 का युद्ध था, 1972 का युद्ध था, उसके बाद 1999 का कारगिल का युद्ध था, और बीच में छुटपुट आपस में सही जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी आए दिन आप खबरें सुनते हैं कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, गोले दागे गए, तोपें चलाई गई, इस तरह की क्रियाएँ वहाँ पर होती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या वो असल में कैसे पैदा हुई। देखिए आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो आप मैप देखते हैं वो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट और बल्टिस्तान, और उसके बाद POK AJK लिखा हुआ है पाकिस्तान के साथ ही। AJK मतलब है आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान के जो दो चीज़ें इन्होंने की, ये पूरा जो ऊपर आप गिलगिट एजेंसी देखते हैं ये पूरा, और अफ़गानिस्तान से इस तरफ देखते हैं ब्लू लाइन के अंडर, ये पूरा जम्मू कश्मीर की रियासत होती थी। उसके बाद आप देखेंगे सियाचिन देखेंगे, इसके बाद आप इस तरफ राइट हैंड को देखेंगे चाइनीज़ ऑक्यूपाइड अक्साई चीन, जो हम लास्ट के इलेक्शन में कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ तक देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को इन्होंने इस तरह से प्रभावित किया कि जो ये बीच की आप डार्क लाइन देख रहे हैं ब्लैक, इस तरफ से जम्मू कश्मीर को जब 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक नीचे ब्लू लाइन का जो है ब्लू कलर का वो, तो इनके बीच में एक बहुत गहरी लाइन आप देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इसको हम LOC कहते हैं। तो ये जो नीचे का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये भारत के कब्जे में है, भारतीय हिस्सा है। जो ऊपर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसमें आप आजकल न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि गिलगिट और बल्टिस्तान की भी खबर आई हुई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट और बल्टिस्तान में चुनावों के लिए इजाज़त दे दी है। इसका भारत विरोध भी कर रहा है, उसके कई अलग कारण, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे गिलगिट और बल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके इस तरफ आप नीचे की तरफ देखेंगे जहाँ ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ POK या AJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये यहाँ पर इसका ये मतलब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बात और है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, यहाँ का अपना अलग प्रधानमंत्री है, ये आप बात नोट करेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की इस समस्या का समाधान कैसे हुआ, इस बीच बहुत झगड़े हमारे होते रहे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने कभी हमारे साथ किए। तो इस बीच जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, BJP की सरकार जो थी वो पूर्ण बहुमत में बनी, और उनका यह एजेंडा भी था कि हम अगर पूर्ण बहुमत में आते हैं तो इस समस्या का, कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इस दिशा में कदम भी उठाए। जैसे आप देखेंगे कि इस सरकार ने 2019 में इस समस्या के समाधान के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लेकर ये सामने है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से यह इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को हम 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देंगे। एक इसमें होगा जम्मू और कश्मीर और दूसरा होगा इसमें लद्दाख। एक जम्मू और कश्मीर होगा और दूसरा इसमें लद्दाख का हिस्सा होगा। इन दोनों को हम केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देंगे। अब जम्मू कश्मीर जो है वो अनुच्छेद 370 के तहत काम नहीं करेगा। अब इसको 370 को हटाकर हमने यहाँ जम्मू कश्मीर को सीधा केंद्र के शासन में ले आए हैं, और यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया। एक यह समस्या थी जिसका समाधान भारत ने इस प्रकार से निकाला। इसके बाद ये देखिए, आप मैप देख लीजिए, देखो ये जम्मू एंड कश्मीर है और एक लद्दाख, इन दोनों हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। इसके ऊपर जो आप एरिया देख रहे हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, ठीक है।
तो इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जूनागढ़ व हैदराबाद की रियासत का मामला। जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें थी ये भारत की रियासतें थी और इन दोनों के जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे। इन दोनों मुस्लिम शासकों ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया, जो कि भारत को नामंजूर था या भारत नहीं चाहता था कि ये पाकिस्तान के साथ जाएं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जूनागढ़ की रियासत का मामला। जूनागढ़ की रियासत जो है वो गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, वहाँ पर इसको जूनागढ़ की रियासत है। तो इन्होंने जूनागढ़ का जो राजा था, नवाब था, वो उसने यह कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। जैसा कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। लेकिन जूनागढ़ की जो जनता थी वो पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहती थी और जो जूनागढ़ का नवाब था वो खुद पाकिस्तान फिर जनता के विरोध के बाद पाकिस्तान भाग गया था। तो उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर 1947 को भारत सरकार से आग्रह किया, जूनागढ़ के जनता ने, वहाँ के जो प्रशासक थे उन्होंने, और कहा कि हमें भारत में मिला लिया जाए। तो फरवरी 1948 में वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें से 1,90,000 वोट जो हैं वो भारत के पक्ष में पड़े और मात्र 91 वोट थे वो पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। इस प्रकार से जूनागढ़ की रियासत को शामिल कर लिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने ज़बरदस्ती राजा की इच्छा के खिलाफ जूनागढ़ को भारत में शामिल किया है, यह पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये भी एक झगड़े का मुख्य कारण था। तो ये जूनागढ़ की रियासत का आप देखेंगे, ये मैप है जो आपको, ये मैप में गुजरात के स्थान पर जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा जूनागढ़ की रियासत उन दिनों में होती थी। इसके बाद हैदराबाद रियासत का मामला। हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उन्होंने 1947 में भारत के साथ एक प्रस्ताव, भारत की सरकार के साथ आज़ादी के बाद एक प्रस्ताव पे साइन किए कि 1 साल तक आप यथास्थिति बनाए रखें, जैसी स्थिति है कि भाई मैं नवाब रहूँगा जूनागढ़ का, भारत की सरकार इसमें कोई दखल नहीं करेगी, और 1 साल के बाद हम इसमें बीच में बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। तो इस बीच हैदराबाद में लोगों ने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए कि हम भारत के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। तो इस बीच हैदराबाद के निज़ाम ने सेना का प्रयोग किया और वहाँ पर अत्याचार किया, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो गैर मुस्लिम थे। और सेना की एक खास टुकड़ी होती थी उनके पास, रजाकार। रजाकारों का क्या काम होता था कि वो बहुत ही क्रूर किस्म के लोग होते थे जो मजहब के नाम पर किसी का भी कत्ल बड़ी बेरहमी से करते थे। तो हैदराबाद की रियासत में भी ऐसा ही किया गया, जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके साथ बड़ा बदसलूकी का व्यवहार किया गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ, जनता की इस हालत को देखकर भारत की सरकार ने नवाब को कहा कि ये ठीक नहीं आप करें। तो नवाब ने कोई ज़्यादा सा रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बात का, और भारत की सरकार ने फिर नवाब की सेना के खिलाफ अपनी सेना भेजी और इस प्रकार से हैदराबाद की रियासत को भी भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ये देखिए, ये जो हैदराबाद लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा जो था ये हैदराबाद की एक अलग रियासत होती थी और ये रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अब आप देखेंगे पाकिस्तान के कितने हिस्से हमारे साथ हो जाते, जैसे एक तो पाकिस्तान आपके पास है ही, दूसरा जूनागढ़ की रियासत थी, तीसरा हैदराबाद, और इस तरफ आप बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था उससे आप वाकिफ़ हैं ही। ठीक है, इस प्रकार से पाकिस्तान चाहता था कि भारत के इतने टुकड़े हो जाएं कि हम उसके इर्द गिर्द रहें। इसके बाद इसमें तीसरा जो मुख्य विवाद का था वो ऋण अदा करने का था। भारत और की सरकार ने जो पुराने ऋण थे भारत के, उन सब का बोझ भारत की सरकार ने संभाल लिया और उसके अनुसार पाकिस्तान को 5 साल में 300 करोड़ रुपए थे वो भारत को देने थे और भारत ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। तो भारत ने तो अपने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए, परंतु पाकिस्तान ने 300 करोड़ रुपए भारत की सरकार को आज तक नहीं दिए। ये भी एक मुख्य कारण था दोनों देशों के बीच मनमुटाव का। और इसके बाद था नदी जल बंटवारा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो पंजाब का प्रांत है, पाकिस्तान और भारत में जो पंजाब है उस प्रांत में और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में,
5 नदियां निकल कर आती थी जो मुख्य इस इलाके को, उत्तर भारत को सिंचाई करती थी। और ये बहुत ही फर्टाइल, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फर्टाइल इलाका था। तो कोई भी नहीं चाहता था कि ये इलाका उनसे छूटे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इन 5 नदियों के जल बंटवारे को लेकर भी काफ़ी तनाव बना, जिसमें सतलुज, व्यास, रावी नदियाँ जो थी वो भारत में आ गई, 1 या 2 नदियाँ पाकिस्तान में चली गई। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच इस मामले में भी काफ़ी टकराव रहा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैप में आपको दिखाया गया है, जैसे आप देखेंगे इंडस, झेलम, चिनाब और सतलुज, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं ये भारत से इनका उदय होता है और फिर पाकिस्तान में जाती हैं। तो यहाँ पर भारत के लोग कहते थे कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, लेकिन ये इतना सिंपल इशू नहीं है कि हम एकदम से पानी को रोक देंगे और पाकिस्तान का सारा पानी रुक जाएगा। तो इसमें एक समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो अब नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता के कारण 19 सितंबर 1960 को एक सिंधु बेसिन के पानी को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते में यह निश्चित किया गया कि 10 वर्ष की अवधि के बाद जो था वो दोनों नदियों का पानी जो है वो भारत को मिल जाएगा, और पाकिस्तान इस अवधि को कुछ समय के लिए बढ़ा भी सकता है। लेकिन इस 10 साल की अवधि को अगर पाकिस्तान बढ़ाएगा 3 साल के लिए, तो पाकिस्तान को इसके लिए पे करना पड़ेगा। और इसके जो मुख्य शर्तें रखी गई वो इस प्रकार से थी। इसमें दोनों देशों के बीच फिर सतलुज नदी को लेकर सतलुज व्यास नदी को लेकर एक समझौता हो गया, और आज भी भारत और पाकिस्तान उस समझौते का आदर करते हैं और दोनों देश इसको मानते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। तो मुख्य तौर पर इन टकराव कारणों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध। तो यहाँ पर हम मुख्य तौर पर बात करेंगे 1965 का युद्ध। जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ, इसमें जो शुरुआत हुई वो अप्रैल 1965 से हो गई थी। पाकिस्तान ने कच्छ के रण, जो गुजरात में पड़ता है, बहुत दुर्गम स्थान है, वहाँ पर ज़्यादा सा कोई रहता नहीं है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो उस इलाके पर पाकिस्तान की सेनाओं ने पहली बार अप्रैल में आक्रमण किया, और उसके बाद सितंबर में 1965 में जम्मू कश्मीर पर दोबारा से आक्रमण किया। तो उन दिनों में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, भारत का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कर रहे थे, और उधर से पाकिस्तान का जो नेतृत्व है वो पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल अयूब खान कर रहे थे। इसके बाद कुछ और तत्कालीन कारण थे 1965 के युद्ध के, जिसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है कि पाकिस्तान को लगा कि भारत 1962 का चीन युद्ध हार गया है, और इसको अभी हम युद्ध करेंगे तो भारत को आसानी से हराया जा सकता है, और हराकर भारत पर दबाव बनाकर हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अपने पक्ष में सुलझा सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान को लगा था। उसके बाद अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को बहुत सारे नए सैनिक हथियार दिए थे, जिसमें हवाई जहाज़ थे, टैंक थे, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना को ऐसा लगा कि हम बहुत एडवांस हैं हिंदुस्तान की सेना से, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना के पास उन दिनों में इतने आधुनिक हथियार नहीं थे। इसलिए भी पाकिस्तान की सेना को लगा और कि भारत पर आक्रमण कर आसानी से भारत को हराया जा सकता है। उसके बाद भारत चीन युद्ध के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, और 1964 में उनकी मृत्यु के बाद भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसको हम कह देते हैं कि राजनीति में एक स्थान खाली हो गया था कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन भारत का नेतृत्व करेगा, क्योंकि उनके बाद हमारे पास कोई ज़्यादा से प्रभावशाली नेता नहीं थे। तो पाकिस्तान को लगा कि भारत के पास अब नेता नहीं है और भारत का मजबूत नेतृत्व नहीं है, अब हम आसानी से युद्ध करके भारत को हरा सकते हैं इस नेतृत्वहीनता की कमज़ोरी के कारण। और उसके बाद पाकिस्तान का एक और कारण यह भी था
कि 1962 के युद्ध में हम हार गए थे, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे कृषि व्यवस्था को बहुत गहरा धक्का लगा था, जिसके कारण हम अपनी जनता का भी पेट नहीं भर पा रहे थे। तो पाकिस्तान को ऐसा महसूस हुआ कि यह एक सही वक्त है जम्मू कश्मीर की समस्या को अपने पक्ष में सुलझाने का, कि हम भारत पर आक्रमण कर देते हैं और भारत कुछ ही दिनों में अपने घुटने टेक देगा और हम फिर उससे जम्मू कश्मीर मांग लेंगे या जम्मू कश्मीर छीन लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। तो इन उपरोक्त कारणों को देखते हुए जो हमने अभी डिस्कस किए, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ केरल में, एक जगह का नाम है वहाँ पर सर क्रीक नामक जगह है जो सीमा रेखा पर है पाकिस्तान और भारत की, वहाँ पर आक्रमण कर दिया और दुर्गम स्थान होने के कारण वहाँ पर अपनी सेना बैठा भी दी, बढ़त हासिल कर ली। परंतु भारत युद्ध नहीं करना चाहता था और भारत ने इंग्लैंड की मध्यस्थता को मानते हुए आसानी से वार्ता के लिए हाँ कर दी। इससे पाकिस्तान को लगा कि भारत कमज़ोर है और एक आयोग का गठन दोनों देशों के बीच किया गया, जो 1968 में फिर उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कच्छ केरल की समस्या का समाधान किया गया। और इस अप्रैल 1965 के आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने भारत की स्थिति को कमज़ोर भांपते हुए फिर सितंबर 1965 में जम्मू कश्मीर में एक नया मोर्चा खोल दिया। उसका कारण जैसे हमने पहले डिस्कस किया यही था कि भारत युद्ध नहीं करना चाहता और उस युद्ध न करने का एकमात्र पाकिस्तान को कारण ऐसा लगा कि भारत कमज़ोर है। तो 1965 के युद्ध के पाकिस्तान 1965 के युद्ध से क्या क्या चीज़ें चाहता था या उसके उद्देश्य क्या थे। तो 1965 के युद्ध से पहले जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। कोई भी, दोनों देशों में से कोई भी देश उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा था। तो पाकिस्तान को लगा कि भाई हम ये युद्ध कर कर इस समस्या को ठंडे बस्ते से बाहर निकाल कर एक मुद्दा बना सकते हैं और भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर इसको हल कर सकते हैं। अगला उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 में शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो पाकिस्तान की सेना है उसको कश्मीर की घाटी में हवाई जहाज़ों के माध्यम से सैनिकों को वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और वो जो सैनिक थे इस ऑपरेशन के तहत जो जम्मू कश्मीर के मुख्य बिंदुओं पर, जो मुख्य इलाके थे उन पर कब्जा कर लेंगे, जैसे कि मुख्य पुल थे, मुख्य सड़कें थी, पोस्ट ऑफिस था, संचार के साधन थे, ऐसे ऐसे जगहों पर कब्जा कर लेंगे। तो इस बीच जम्मू कश्मीर में जो लोग थे वो पाकिस्तान के साथ न होकर उनकी जो भावना थी वो भारत के साथ थी। जब यह ऑपरेशन जिब्राल्टर जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा था और पाकिस्तान की सेना के द्वारा सैनिक जो थे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीचे उतारे जा रहे थे, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन सैनिकों को पकड़कर भारत की सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था वो ख़त्म हो गया, फेल हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार में बौखलाहट पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक नया ऑपरेशन, प्लान बी जो उनका था वो था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया और इसके तहत उन्होंने एक पूर्ण युद्ध भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में छेड़ दिया, जिसका जवाब भारतीय सेनाओं ने तुरंत दिया। और इसके बाद इस अटैक को, अखनूर के अटैक को भारत की सेनाओं ने पूरी तरह से रोका और पाकिस्तान की सेनाओं को वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद 2-3 जगहों पर और भारत और पाकिस्तान के बीच अटैक हुए, जैसे पंजाब का था, राजस्थान का था, गुजरात में भी कुछ इलाकों में अटैक हुए। और उसके बाद भारत की वायुसेना ने, भारत की थल सेना ने और जल सेना ने भी, भारत की जल सेना ने भी इसमें जो इस अटैक में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और भारत की सेनाओं ने एक हफ्ते में ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और हम एक हफ्ते
के युद्ध से ही हम लाहौर तक पहुंच गए थे, जिससे पाकिस्तान को गहरा झटका लगा और पाकिस्तान को ऐसा भी महसूस हुआ कि हम भारत को कमज़ोर गलत महसूस कर रहे थे, भारत की सेनाएं कमज़ोर नहीं है। अगर यह युद्ध 2 सप्ताह और चल जाता है तो पाकिस्तान में भारत की सेनाएं और आगे तक चली जाएंगी, जिनको फिर पीछे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने अंदाज़ा लगाया कि अगर अब युद्ध विराम नहीं किया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने युद्ध विराम की कोशिशें शुरू कर दी। युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान का जो एक मुख्य एजेंडा था, अमेरिका और रूस और कुछ एशिया के देश बीच में उन्होंने वार्ता के लिए कोशिश करी, और इस बीच अमेरिका और रूस की कोशिशों के बाद 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई, और रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में, रूस के एक शहर था ताशकंद, वहाँ पर 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों को वार्ता के लिए बुलाया गया। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, और उनकी तरफ से उनके सेना के अध्यक्ष वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे। तो यह समझौता 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समझौते के रूप में जाना जाता है, जो रूस के ताशकंद शहर में हुआ, और इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। दोनों पक्षों का यह प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों अपने संबंध मधुर बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, और दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां हम 5 अगस्त 1965 से पहले थे। कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले जब हम जहां दोनों देशों की सेनाएं थी तो वो वापस वहीं पहुंच जाएंगी। कोई भी देश किसी भी एक दूसरे के देश की जगहों पर कब्जा नहीं करेगा। तीसरा, इसमें ऐसा हुआ कि आंतरिक मामलों में एक दूसरे के हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। यह भी इसमें एक शर्त थी। और एक शर्त, जब भी युद्ध के बाद समझौता होता है तो युद्ध बंदियों का एक्सचेंज होता है, तो वो भी किया गया। ताशकंद समझौता के बाद भारत की स्थिति किस प्रकार की रही? तो देखिए, ताशकंद समझौता भारत के लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण समझौता नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि ताशकंद समझौते से भारत को कुछ ज़्यादा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भारत की जो स्थिति थी वो इस युद्ध में बहुत मजबूत थी। पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम बहुत मजबूत स्थिति में थे। हम देखो वहाँ उनके लाहौर तक चले गए थे, उनकी काफ़ी हिस्सा पर हमने उसके कब्जा कर लिया था, युद्धबंदी बहुत सैनिक हमारे पास थे। तो भारत कुछ भी उस ताशकंद समझौते में मांग सकता था, कुछ भी मनवा सकता था। लेकिन भारत की कभी भी इस तरह की मंशा नहीं रही है कि हम युद्ध करें किसी दूसरे देश पर की ज़मीन पर हम कब्जा करें, और भारत ने उस समझौते में कुछ ज़्यादा सी शर्तें अपनी तरफ से नहीं रखी। तो इसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध समाप्त हुआ, जिससे भारत की स्थिति मजबूत थी, परंतु यह मजबूत स्थिति के बावजूद भी इस संधि से भारत को कोई ज़्यादा सा लाभ नहीं हुआ, बल्कि भारत ने अपना प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनको भी खो दिया, क्योंकि ताशकंद में इस संधि के हस्ताक्षर के बाद ही उसी रात भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कहा जाता है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। परंतु शास्त्री जी के जो डॉक्टर थे उनसे बातचीत के बाद पता चलता है कि उनको ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी कि उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो सके। आज तक यह प्रश्न भारत की जनता के दिमाग में रहता है कि शास्त्री जी की मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्यों हुई। इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग थ्योरी है, उस पर लोग अलग काम करते हैं, परंतु भारत की सरकार ने इसको हृदय गति रुकने से शास्त्री जी की मृत्यु मान लिया था। थैंक यू।